हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और न्यू वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे डायरेक्टली प्रश्नावली 2.3 का 2.3 पूरा बता देंगे। तो आप लोग प्रश्न नहीं उदाहरण 6 से लेकर 10 तक आप लोग कर लेंगे। पूरा प्रश्न लिख के लाने का रीजन ये है कि मेरे पास बुक नहीं है, जो सही है हम वही बताते हैं, फालतू का फ्रॉड वाला गिरी नहीं करने का। जैसे बुक नहीं था तो मोबाइल भी नहीं था कि मोबाइल से प्रश्न देख लें, तो खैर कोई नहीं, उसके बाद अब कोशिश में है कि बुक मिल जाए। यहाँ पर जल्दी यहाँ मिलता नहीं है, ठीक है ना। तो अब चलिए देखिए प्रश्नावली 2.3 एकदम एग्जैक्ट ही प्रश्न ऐसे आप लोगों को एग्जाम्पल में मिलेंगे। तो देखिए पहला प्रश्न है, इसको रेड मार्कर से लिखेंगे ताकि दिखे। पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में से किस बहुपद का एक गुणनखंड x+1 है। यानी ये 3 आपको दिए हैं 4, तो इन चारों में से आपको ये देखना है कि किसका एक गुणनखंड x+1 है। तो x+1, अब जैसे अगर इसका हम नामकरण करें, आपको पता होगा कि इसका नाम हो जाएगा px = x³ x² x+1। ये क्या चीज है आप कहेंगे, सिंपल, ये px है, यानी कोई भी बहुपद जो x के फलन में है, यानी अब फलन आप लोग लेना तो पड़ेंगे, यानी x के टर्म में है। हम करेंगे क्या, x+1 जो भी है, तो इसी को देखिए, इसी को हम बोलते हैं गुणनखंड प्रमेय। x+1 जो भी है, x+1 को पहले हम 0 के इक्वल करेंगे। हमेशा की बात कर रहा हूं, ये नहीं है इस टर्म की बात। जहां कहीं भी आपको देखिए, पहले प्रश्न बताते हैं उसके बाद बताएंगे। x+1 बराबर 0 करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी -1। ओके, -1 को उठाकर इसमें पुट करेंगे तो p-1 बराबर -1 का क्यूब प्लस -1 का स्क्वायर प्लस -1 + 1। यहाँ पर देखिए -1 का क्यूब, किसी निगेटिव नंबर का जब हम क्यूब लेते हैं, क्यूब यानी क्या होता है, त्रिघात। जब 3 घात करते हैं किसी निगेटिव नंबर का तो सदैव निगेटिव आता है, तो -1 + 1। अब आप कहेंगे 2 है तो क्यों पॉजिटिव आ गया, हाँ क्यों, क्योंकि 1 का मान लीजिए -1 है, -1 का मल्टीप्लाई -1 से करें कितना होगा, आप कहेंगे प्लस हो जाएगा। यानी कि 2 बार हुआ तो प्लस, 4 बार होगा तो भी प्लस, 6 बार हुआ तो भी प्लस, अगर 3 बार हो गया तो निगेटिव। और -1 + 1, ये देखिए कटा 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 कटा, ये कितना आया, 0। यानी हम यहाँ से कह सकते हैं कि हाँ, इस बहुपद का गुणनखंड x+1 है, x+1 है। हमको कैसे पता चला, शेषफल 0 हो गया। इतना समझ गए आप लोग। अब देखिए, अब आपको 2 टॉपिक मिलेंगे, आपको समझना है, आपको ध्यान से समझना है। एक होता है गुणनखंड प्रमेय, गुणनखंड प्रमेय, इसे ध्यान से समझिएगा। एक और होता है शेषफल प्रमेय, शेषफल प्रमेय। देखिए गुणनखंड प्रमेय जो होता है, गुणनखंड प्रमेय, सिंपली गुणनखंड प्रमेय और शेषफल प्रमेय अभी आप देखेंगे, आप कहेंगे सेम ही है, असेम होता भी है। कैसे, देखिए गुणनखंड प्रमेय में क्या है कि हम किसी का भी गुणनखंड कर लें, पहले ये प्रोसेस समझिएगा। गुणनखंड में क्या है कि हम पहले गुणनखंड किसी का कर लें, उसके बाद अगर हमको ये जांच करना सही है या गलत है, तो उसके गुणनखंड को उठाएंगे और रैखिक के इक्वल, यानी रैखिक रहता है तो 0 करते हैं इक्वल, तो 0 के इक्वल करके वहां से x की वैल्यू निकालेंगे। x की वैल्यू निकालने के बाद उसे हम इसमें पुट कर देंगे। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, अगर 0 मिला तो हम कह देंगे हाँ ये चीज है बहुपद का शून्यक है, यानी ये चीज हम कह सकते हैं कि गुणनखंड है भी तो इसी बहुपद का है। अगर 0 नहीं आया तो नहीं है। सेम एकदम डिक्टो फोटोकॉपी होता है शेषफल प्रमेय। शेषफल प्रमेय ये कहता है कि सिंपली भैया, अगर आप मान लो भाग दे रहे हो, अगर इसी से हम भाग दें, त्रिघात का अगर लेकर चले, जैसे x+1 से अगर इस पूरे बहुपद में हम भाग देना कल बताए थे, कल के लेक्चर में, तो शेषफल 0 आएगा। उसी प्रकार से अगर यहाँ से वैल्यू निकाल करके इसमें पुट कर दें तो आप लोगों को कहेंगे कि क्या मिलेगा, 0 मिलना चाहिए शेषफल प्रमेय में। अगर 0 आ गया तो हाँ ठीक है। तो आपको देखिए, आपकी बुक में चूंकि गुणनखंड प्रमेय ही दिया है, लेकिन शेषफल प्रमेय में इसलिए बता दिया, आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। अगर कभी प्रश्न आ गया कि शेषफल प्रमेय के द्वारा बताइए, तो आपको करना क्या है, सिंपल काम, वैल्यू जो भी दिया है कि हाँ गुणनखंड है कि नहीं, उस वैल्यू को उठाएंगे, बराबर करेंगे, इक्वेट करके x की वैल्यू निकाल करके पुट कर देंगे। जैसे देखिए ये पहला हो गया। जब हम दूसरा इसी का देखते हैं तो ये तो हो गया। तो दूसरा देखिए यहाँ पर है x⁴, x⁴, x⁴ प्लस 1। तो क्या करेंगे, आप कहेंगे सिंपल काम, ये px है तो px बराबर क्या रखेंगे, -1।
तो -1 पे 4, -1 पे 3, -1 पे स्क्वायर 1। ओके, -1 पे पावर 4 कितना आएगा? आप कहेंगे 1 आ जाएगा, प्लस यहाँ पर -1 आ जाएगा, माइनस प्लस 1 और प्लस 1। ये देखिए +1 -1 खत्म, 1 1 2। तो यहाँ पर 0 नहीं ना हुआ, नहीं, तो हम लिख देंगे सीधे नीचे। क्या लिखेंगे? चूंकि शेषफल 0 नहीं है, या फिर लिख सकते हैं कि चूंकि मान 0 नहीं है, इसलिए हम कहेंगे कि x + 1 इस बहुपद का गुणनखंड नहीं है। आपको इसी प्रकार से करना है, सोच समझ के ध्यान से कीजिएगा। गुणनखंड पता करना है तो क्या करेंगे? हमेशा के लिए आपको करना क्या है? जो भी बोल रहा है गुणनखंड है उसी को उठाइए, 0 के बराबर कीजिए, x की वैल्यू निकालिए, पुट कर दीजिए। अगर नहीं है तो कुछ अंक आ जाएगा, अगर है तो 0 आ जाएगा, बस सिंपल प्रोसेस। अब हम चलते हैं, ये आप लोग आसान है कर लेंगे। ये रूट वाला है, इसको बताते हैं 4 नंबर को। तो देखिए 4 नंबर में हम चलते हैं, तो है तो आसान, इसमें कोई बड़ी बात नहीं, बहुत ही आसान है। करेंगे क्या? x + 1 बराबर 0, x बराबर आ गया -1। ओके, अब उसको उठाते हैं तो देखिए x³ - x² -2 प्लस रूट में 2 x प्लस रूट में 2। ये क्या चीज है? आप कहेंगे px बहुपद है, इक्वल टू p -1 इक्वल टू -1 का क्यूब -1 का स्क्वायर -2 प्लस रूट में 2। x का मान कितना है? आप कहेंगे -1, तो -1 यहाँ पर लिख के हम चाहें इसको पॉजिटिव कर दें, प्लस रूट में 2। अब उसके बाद क्या होगा? आप कहेंगे कि सिंपल काम, -1 और -1, 2 प्लस रूट में 2 प्लस रूट में 2, ये खत्म, यहाँ पर आ गया 2 रूट में 2। तो क्या है? आप कहेंगे बहुपद का शून्यक नहीं है। शून्यक ना बोलकर आप लोग गुणनखंड बोलेंगे। ओके, आया समझ में? तो इस प्रकार से आप लोग प्रश्नावली के उदाहरण के प्रश्नों को भी कर सकते हैं, सेम ऐसे ही होगा। अब हम आते हैं दूसरे प्रश्न पर। देखिए दूसरा प्रश्न जो है, कह रहा है कि इसमें आप हमको ये बताइए कि जो px लिखा है और gx लिखा है, आपको दिख रहा होगा px और gx, तो आप कहेंगे पॉलिनोमियल p को हम लिखते हैं बहुपद को, तो g कहाँ से आ गया? मैं पहले लेक्चर में ही बताया था कि कभी कभी p, अब चूंकि p1 p2 ना लिखकर p और g टर्म में लिख देता है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आप p1 p2 लिख सकते हैं। तो कह रहा है कि क्या gx इसका शून्यक है? क्या gx इसका गुणनखंड है? क्या gx इसके वैल्यू पर रखने पर 0 होगा? तीनों का मान एक ही है, तो इसलिए नहीं लिखा, बेहतर है। तो gx अगर इसका शून्यक है या फिर इसका गुणनखंड, यहाँ शून्यक बोलेंगे नहीं क्योंकि गुणनखंड के फॉर्मेट में है। अगर gx इसका गुणनखंड हुआ तो हम कह सकते हैं कि यहाँ से वैल्यू निकालेंगे, इसमें पुट कर देंगे, तो लिखेंगे क्या? gx इक्वल टू x + 1। तो यहाँ से लिखेंगे gx बराबर 0, तो x + 1 बराबर 0। अब इसको आप टर्म गायब करके डायरेक्टली लिख सकते हैं x + 1 बराबर 0, x का मान आ गया -1। आया समझ में? एकदम आसानी से करना है। उसके बाद आप लिखेंगे कि px इक्वल टू 2x³ + x² -2x -1। तो अब p -1 की वैल्यू पुट कर दीजिए, x की जगह में -1 को हमेशा पुट कर देंगे। अब ये नहीं कि प्रत्येक क्वेश्चन में -1 पुट करेंगे, नहीं, क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करेगा। तो यहाँ से लिख देंगे 2 -1 का होल क्यूब -1 का होल स्क्वायर -2 -1 -1। तो यहाँ से आ जाएगा -2 + 1 + 2 -1, ये 0। तो अब क्या लिखेंगे? हाँ, gx px का गुणनखंड है, gx px का गुणनखंड है। तो सिमिलरली आप लोग इसको कर, ये तो हो गया, ये भी बताया, इसको आप लोग hw लीजिए, ये नहीं, ये hw है और ये बताया गया है। ओके, तो ये दोनों हो गए hw। अब यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है, इस प्रश्न को 3 नंबर को ध्यान से समझिए। 3 नंबर प्रश्न कह रहा है कि k का मान ज्ञात कीजिए जबकि x - 1 बहुपद का क्या चीज है? गुणनखंड है। 3 नंबर प्रश्न कह रहा है कि आप k की वैल्यू ज्ञात कीजिए, जहां पर k की वैल्यू देखिए ज्ञात करना कंडीशन है x - 1 इस बहुपद का गुणनखंड है। तो आपको सेम काम वही करना है, k का मान निकालने के लिए x - 1 बराबर 0, x बराबर 1। तो यहाँ से अब इसमें हमको पुट करना है, तो px इक्वल टू x² + x +
के। तो जैसे ही पी एक की वैल्यू निकालेंगे, 1 + 1 + के, तो के की वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखिए ये आया 2 + के, 2 + के आ गया। लेकिन आना कितना चाहिए, आप कहेंगे 0 आना चाहिए था। क्यों, क्योंकि गुणनखंड है तो 0 आना चाहिए था। आना चाहिए था यानी बराबर 0 करेंगे तो यहां से हमको के की वैल्यू मिल जाएगी -2। अगर के की वैल्यू को -2 पुट कर दें तो ये x - 1 इसका गुणनखंड प्योरली हो जाएगा। ओके, अब आते हैं हम दूसरे पर। देखिए सेम, ये तो ऊपर का सेम ही रहेगा। दूसरा है 2x² + kx + √2। तो अब यहां से देखिए 2 1 का स्क्वायर प्लस के प्लस √2, तो यहां से कितना आ जाएगा, आप कहेंगे 2 + √2 बराबर के, सही है, नहीं, प्लस के = 0, के बराबर आ जाएगा -2 + √2। ठीक है ना। इस प्रकार से आप कोई भी प्रश्नों को आप कर सकते हैं, बहुत ही आसान प्रश्न है। आपको ध्यान ये देना है, गुणनखंड का है चाहे शून्य का है, हमको बस निकाल करके उसी वैल्यू पुट कर देंगे। 0 आ गया तो ठीक, नहीं आया तो बात खत्म। और अगर नहीं आ रहा है तो के की वैल्यू पूछेगा, तो उस कंडीशन में के की वैल्यू के लिए आपको क्या करना है, 0 के बराबर करके निकाल देना है। अब हम आते हैं, ये हो गया, ये हो गया, ये कर लेंगे kx² - 3x + k है, तो इसको भी कर लेंगे। एक यही और बता देते हैं, देखिए kx² -√2x + 1। तो यहां से करना क्या है, सिंपल काम, k 1 का स्क्वायर -√2 + 1, तो k -√2 + 1 बराबर किसको होना चाहिए, 0 के। अब देखिए एक चीज और पूछ लें आपसे, पहले सोचिएगा उसके बाद मेरा आंसर सुनिएगा कि 0 के बराबर क्यों कर रहे हैं। सिंपल बेसिक सा क्वेश्चन, 0 के बराबर क्यों कर रहे हैं, क्योंकि प्रश्न में ये बोल रखा है कि ये चीज इसके गुणनखंड है, और गुणनखंड होने का मतलब ये है कि उसकी अगर वैल्यू को हम उसमें पुट करें तो बराबर वैल्यू जो भी आना चाहिए वो क्या आना चाहिए, 0। लेकिन 0 नहीं आ रहा है, क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर k है कोई कांस्टेंट, तो उसी कांस्टेंट की हमें वैल्यू ज्ञात करनी है। ओके, तो अब देखिए इसका आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, पूरे प्रश्नों को कीजिए। अब आते हैं 4 नंबर और 5 नंबर पर। देखिए आप लोग उदाहरण 6 से 10 कर लीजिएगा, मैं ये मान रहा हूँ कि हाँ उसको मैं बता चुका, एक क्योंकि है आसान। अब देखिए यहाँ पर जो है गुणनखंड करना है, 2 घात के गुणनखंड, 3 घात के गुणनखंड। अगर कर लेक्चर देखे होंगे तो आप लोग कर लेंगे गुणनखंड, अभी तो कन्या बताए थे। ओके, गुणनखंड बताए हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, बहुत अच्छी तरीके से बताए हैं। तो आपको देखिए करना क्या है, पहले हम चलते हैं इसमें 12x² - 7x + 1। देखिए गुणनखंड करने के लिए आपको सबसे पहला काम क्या करना है, ax² + bx + c के फॉर्मेट में होना चाहिए, ये देखना है। तो जैसे ही ax² + bx + c के फॉर्मेट में बना तो हम ये कहेंगे कि हाँ ये द्विघात बहुपद है। अगर द्विघात बहुपद है तो यानी इसके बहुपद का गुणनखंड किया जा सकता है। तो करना क्या है, हमेशा इस कांस्टेंट का, अब यहाँ पर इसको क्या बोलेंगे, इसका क्या नाम होगा, क्या बोलेंगे इसका, तो इसको हम बोलते हैं कि x² का गुणांक। ओके, x² का गुणांक बोलते हैं। तो यहां पर क्या होगा, x² के गुणांक को हमेशा मल्टीप्लाई करते हैं 1 में, तो कितना आया, 12 आ गया। ठीक, अब हम ये देखते हैं कि c वाला जो टर्म है, कांस्टेंट में c होता है ना, ax² + bx + c, तो c वाले टर्म में हमें ये देखना है हमको कि चिन्ह कैसा है। तो कौन सा चिन्ह है, आप कहेंगे पॉजिटिव। पॉजिटिव मतलब खंड मिलेगा जोड़ने पर, खंड मिलेगा किस पर, जोड़ने पर। और जोड़ना कितना है, अब देखिए जोड़ कर लाना कितना है, 7, ऐड करके 7 लाना है, मल्टीप्लाई करके कितना लाना है, 12 लाना है। ठीक है, तो देखिए इसका मल्टीप्लाई करके हमको 12 लाना है, जोड़ने पर लाना है 7। तो अब तो आपको खंड बनाने आ ही गया, कैसे बनेगा, आप कहेंगे कि 4 3 का बनेगा, 4 3 7 होता है, 12 होता है। आप कहेंगे कैसे बता दिए, तो आज जो है हम अभी एक शॉर्ट वीडियो में बता देंगे, ठीक है ना, कैसे निकाला जाता है अभी बता देंगे। तो आपको देखिए उसके बाद करना क्या है, यहाँ से 4 3 हो गया, तो 12x² - 4 + 3x +
1। ओके, अब देखिए 4 + 3 लगा, आप कहेंगे ब्रैकेट क्यों लगाए, क्योंकि माइनस है ना आगे, माइनस तो बहुत कुछ कर देगा। तो यहाँ से ये हो जाएगा, देखिए 12x² - 4x - 3x + 1। ओके, अब देखिए आप एक चीज हमसे पूछ सकते हैं, एक चीज पूछने के लिए स्वतंत्र है, एक नहीं आप कई क्वेश्चन पूछ सकते हैं। थोड़ा आप लोगों को ट्रिकी क्वेश्चन पूछना चाहिए, कहाँ से आया, कैसे आया, कंसेप्ट वाइज प्रश्न। अब ये नहीं अब मैं आज बोल दिया कि कहाँ से आया तो कल के कोई लोग फार्मूला पूछने लगे कहाँ से आया। हाँ, प्रत्येक फार्मूले का डेरिवेशन होता है, लेकिन इस लेवल पर आप लोग नहीं पढ़ते हैं। ओके, और ऐसी अगर कोई बात रहेगी तो मैं अलग से आपको बता दूंगा, बस आप लोग पूछिए। तो देखिए करना क्या है, आप कहेंगे कि हम खंड क्यों बनाए हैं, मैं पूछ रहा हूँ आप लोगों से, हम खंड क्यों बनाए हैं, हम क्यों नहीं वैसे डायरेक्ट ही कर लिए जो हम करते हैं। तो आप यही बोलेंगे कि सिंपल प्रोसेस है, हम खंड इसलिए नहीं बनाए, ध्यान से सुनिएगा, हम खंड इसलिए नहीं बनाए क्योंकि भैया मैं ये देख रहा हूँ 3 ही लोग हैं यहाँ पर, कितने पद हैं यहाँ पर 3, और 3 पदों में कॉमन कैसे होगा, यहाँ पर देख रहे हैं x कॉमन ले रहा है तो ये बच जा रहा है, 1 कॉमन ले तो ये बच जा रहा है, नहीं हो रहा ना। लेकिन यहाँ पर मैं ये देख रहा हूँ कि 4 टर्म हो गया तो कॉमन लिया जा सकता है। ओके, तो कॉमन लेने में करना क्या है, देखिए कॉमन का मतलब क्या होता है, आप खुद सोच के बताइए। हिंदी उभयनिष्ठ होता है तो कॉमन का मतलब उभयनिष्ठ, ठीक। हम ये कहें कि कोई 2 लोग हैं, आप हमको इनमें बताइए क्या कॉमन है, क्या सिमिलरिटी है, क्या कॉमन है, क्या उभयनिष्ठ है। अब क्या कहेंगे, कहेंगे कि ड्रेस दोनों का सेम है, स्कूल वाले हैं, टाई दोनों का सेम है, बेल्ट दोनों का एक ही स्कूल का है, पैंट भी दोनों का एक ही स्कूल का है, सेम है, शूज भी सेम है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हम वहां पर कॉमन देखेंगे। तो अगर कॉमन हमको बताना है तो हम कैसे बताएंगे, सिंपल आप समझाना जो चाह रहा हूँ हम, जैसे मान लीजिए किसी को हमको अगर कुछ बताना है, किसी को अगर कुछ बताना है तो हम सिंपल क्या करेंगे, आप कहेंगे कि जो भी बात हो डायरेक्टली बता दें। लेकिन अगर कोई चीज़ कॉमन में हो, जैसे 12 पेंसिल है कोई लिया है, और कोई ए पर्सन है और कोई बी पर्सन है वो 15 पेंसिल लिया है, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, आप कहेंगे कि अगर हमको किसी को ये बताना है कि राम और श्याम थे, राम और श्याम पेंसिल खरीदने गए, तो अब ये हुआ कि कोई तीसरा पर्सन है तो दूसरे को जाकर बता रहा है कि राम और श्याम ने 12 और 15 पेंसिल लिए, 12 और 15 पेंसिल लिए। इसका क्या मतलब है कि पेंसिल उभयनिष्ठ है, इसलिए एक ही बार लिया गया। अगर ये यही पेन रहता तो मैं क्या बोलता जाकर कि राम ने 12 पेन और श्याम ने 15 पेंसिल लिए, लेकिन नहीं, दोनों सेम है तो राम और श्याम ने 12 और 15 पेंसिल लिए, ठीक है। तो उसी प्रकार से यहाँ पर जब कॉमन ले लेंगे तो x को जब कॉमन लेंगे, अब देखिए कॉमन क्या है, जो दोनों के पास हो, x है कि नहीं, आप कहेंगे बिल्कुल है। अब देखिए यहाँ 4 यहाँ 12 है, तो 4 के पहाड़ 12 आता है ना, आता है, तो 4 को ले लिए कॉमन। अब बचा क्या, देखते हैं, 12x² में से जिस चीज को आप कॉमन लिए हैं उसी चीज से आप डिवाइड कर दीजिए, एकदम आसान भाषा में समझिए। उसी चीज से जैसे डिवाइड किए तो 3x बचेगा कि नहीं, आप कहेंगे हाँ 3x बच रहा है, तो यहाँ से हो गया 3x - 1। अब जहां भी हम डायरेक्ट लिख रहे हैं तो उसका मतलब यही है, यही एक फॉर्मेट है यहाँ से निकालने का। ओके, तो ये कंफ्यूज नहीं होने का। यहाँ से देखिए -3 को कॉमन लिए, नहीं -1 को कॉमन लिए तो बचेगा 3x - 1। अरे बाप, ये क्या हुआ, अब कुछ बच्चे कहेंगे कि माइनस कहाँ से आ गया, माइनस को कॉमन लिए तो यहाँ पर माइनस कहाँ से आ गया, तो क्यों आया समझिए, जिस चीज को कॉमन लिए हैं उसी में जो अंक है भाग दे दीजिए, 1 -1 क्या है -1। अब क्यों कॉमन लिया गया ये भी बताना उचित है। देखिए अगर ये दोनों टर्म सेम नहीं होगा तो खंड गलत है, पहली बात। अगर गलत है यानी सेम नहीं है तो गलत है, पहली बात। और अगर मान लीजिए सेम है तो किस लिए है, देखिए अगर दोनों सेम है तो अब कितने टर्म है, आप कहेंगे 1 टर्म और ये 2 टर्म, पूरा अब केवल और केवल 2 ही टर्म है इसमें पूरे में। तो अगर 2 टर्म है 1 और 2, तो ये बताइए दोनों टर्म में अब क्या कॉमन है, दोनों टर्म में अब क्या कॉमन है, आप कहेंगे सिंपल, यहाँ से ये दोनों सेम दिख रहे हैं तो 3x - 1 कॉमन आ गया, यहाँ से कॉमन लिए तो ये बच गया 4x, यहाँ से लिए तो -1 बच गया। दोनों को देखिए अब हमको मिल गया कि नहीं, क्या चीज हुआ, आप कहेंगे गुणनखंड। अब गुणनखंड अगर हो गया तो हमको क्या क्या चीज पता कर सकते हैं, बहुत कुछ पता कर सकते हैं। कैसे, देखिए
जब ये गुणनखंड मिला तो यहाँ से हम शून्यक निकाल सकते हैं। शून्यक निकालने के बाद फिर आप लोग क्लास 10 में पढ़ेंगे कि फिर से हम बहुपद या समीकरण बना सकते हैं। उसको बनाने के बाद अल्फा बीटा जो भी होता है सब निकाल लेंगे। तो यहाँ से अब सुनिए, अगर कभी भी शून्यक निकालना हो, एक ही में क्यों बता दे रहे हैं, यहाँ केवल और केवल गुणनखंड करना है ताकि अगर आगे मिल रहा तो कर ले। शून्यक निकालना हो तो ये किस फॉर्म में दिख रहा है, आप कहेंगे रैखिक में है। रैखिक में पावर 1 होता है। अगर इसमें रैखिक है तो जाहिर सी बात है कि मैं 0 के इक्वल कर सकता हूँ। एक बार ये 0, एक बार ये 0, तो यहाँ से x की वैल्यू 1/3, यहाँ से x की वैल्यू 1/4। ये कब है, ये जब आपको शून्य पूछेगा तो है। ओके, आपको केवल और केवल यहीं तक करना है इस प्रश्न में। ओके, तो देखिए कंफ्यूज नहीं होने का, आराम से जो भी पढ़िए एकदम सावधानी से पढ़िएगा, गलत नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा। ओके, तो अब हम चलते हैं। देखिए मिटा भी दिए, कोई बात नहीं। देखिए सेम प्रोसेस से इसको आप लोग कर सकते हैं। HW कैसे होगा, क्यों होगा, ये हमको कुछ नहीं बताने की आवश्यकता है। 2 घात वाला है, आप लोग सब जानते हैं। अब हम चलते हैं 3 घात वाले पर। इसको बताने के बाद तब हमको बोर्ड बढ़िया से पूछना पड़ेगा। देखिए ज़्यादा नहीं में चमक रहा है, नहीं खैर चलिए काम हो जाएगा, ठीक है ना, हो जाए। अब देखिए हम आते हैं 3 घात वाले पे। x³ - 2x² - x + 2। इसमें भी केवल एक ही बताएंगे। ओके, देखिए केवल एक बताएंगे, थोड़ा सा ड्रिंकिंग। चलिए देखिए बच्चों, अब यहाँ पर अगर 3 घात की गुणनखंड की बात है तो कैसे करेंगे। तो इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले जो भी अचर पद है कांस्टेंट टर्म का खंड कीजिए। अचर पद को जैसे ही आप खंड में करेंगे तो आप ये देख रहे हैं कि मैं 2 को क्या लिख सकता हूँ, खंड में, खंड की बात कर रहे हैं, +-1 छोटा खंड और +-2 तो होगा ही भैया। जब 2 ही है तो 2 होगा, 2 क्योंकि सबसे छोटा अभाज्य संख्या है तो 1 होगा कि 2 होगा। अब ये बताइए अगर 1 हो रहा है या फिर 2 हो रहा है तो दोनों इसको अगर खंड बना यानी गुणनखंड है तो सेटिस्फाइड करेगा यानी संतुष्ट करेगा, यानी वैल्यू 0 आएगा। तो अब आप लिखेंगे px = इतना। तो यहाँ से p1 = पहले 1 रख के चेक करते हैं, हो सके आ जाए। 1 का क्यूब -2, 1 का स्क्वायर -1 + 2, तो यहाँ से आया 1 - 2 - 1 + 2। अरे वाह, ये तो बहुत बढ़िया होगा, आ गया। तो कितना आया, आप कहेंगे 0 किस पर आया है, किसी भी खंड में से ये 0 किस अंक पर आया, तो आप कहेंगे x = 1 पर 0 आया। तो x = 1 पर अगर 0 आया तो जाहिर सी बात है कि x - 1 इसको मैं लिख सकता हूँ, x - 1 लिख सकते हैं, यानी 1 खंड मिल गया। अब देखिए आपके पास क्या आइडिया है, दोबारा वैसे कर ले, तिबारा वैसे कर ले, 4 बार करें, जितना खंड का है वैसे करते रहे। और दूसरा आइडिया क्या है, आप सिंपल क्या करें, इस चीज से इससे अगर पूरे में भाग दे दें तो शेषफल 0 आना चाहिए। तो चलिए कर देते हैं। तो यहाँ पर लिख देंगे हम x³ - 2x² - x + 2 और भाग किससे देना है, x - 1 से। तो अब देखिए भाग कैसे दिया जाता है, सिंपल काम। पहले तो भाग में आपको क्या करना है, पूरे टर्म में बड़े घात से छोटे घात की तरफ, बड़े से छोटे की तरफ लिख देना है। इसको लिखने के बाद मैं ये देख रहा हूँ कि यहाँ पर इसका पावर 3 है और यहाँ पर इसका पावर 1 है। तो ये बताइए 1 से 3 में जाने के लिए क्या करेंगे, आप कहेंगे ये कौन सी बात है, 2 जोड़ देंगे। तो 2 जोड़ने के लिए कैसे करेंगे, तो आप कहेंगे 2 जोड़ने के लिए मैं एक ही नियम पढ़ा हूँ कि पावर को अगर ऐड करना है तो मल्टीप्लाई करना पड़ता है कि नहीं, आप कहेंगे बिल्कुल। तो जिससे मल्टीप्लाई करना वही लिख दीजिए यहाँ पर x², तो मल्टीप्लाई होकर x³ - x²। अब देखिए तो यहाँ पर माइनस भाग करेंगे कि नहीं, अब समझिए। पहले मैं ले लेता हूँ 25, 3 से भाग देंगे। तो हम 3 से भाग कब तक देंगे, तब तक भाग देंगे जब तक 25 से छोटा 25 के बराबर या तो 25 से छोटा, तब तक भाग देंगे, लेकिन 25 से ऊपर नहीं जाना चाहिए। तो ये बताइए अगर हमको इसके इर्द गिर्द रहना है यानी पहले रहना है या तो उसी के बराबर जाना है, तो हमको पता है 8 बार पढ़ेंगे तो 24 होगा।
उसी प्रकार से अगर हमको इससे यहाँ पर जाना है तो एक्स स्क्वायर बार पढ़ेंगे तो एक्स क्यूब होगा। अब क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। अब यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करते हैं कि नहीं, आप कहेंगे सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो अगर सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है यहाँ भी घटाएंगे। अब देखिए यहाँ घटाएं, इसके सामने कौन सा चिन्ह, आप कहेंगे प्लस, तो माइनस हो गया। यहाँ जब पहले से ही माइनस है और जब घटाएंगे भी तो माइनस माइनस प्लस होगा ही, तो इसलिए यहाँ पर हम ये चिन्ह लिखकर यहाँ पर ऐसे लिख देते हैं प्लस। इसका क्या मतलब है कि चिन्ह बदला गया है, अब जो बदला गया वही दिख रहा है। आप क्या करेंगे, एक्स क्यूब, ये दोनों भैया हो गए, खत्म। ओके, यहां से देखिए माइनस 2x² प्लस एक्स स्क्वायर, माइनस 2x² प्लस एक्स स्क्वायर, तो यहां से आ गया माइनस x² माइनस एक्स। अब क्या करेंगे देखते हैं, यहाँ पर क्या है, आप कहेंगे x, यहाँ पर क्या है x², वो भी किसमें, माइनस में, तो जाहिर सी बात है माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। x² है, यहाँ पर x है, तो x से अगर मल्टीप्लाई कर दें तो x² हो जाएगा, तो माइनस का x² प्लस का x। अब एक का मल्टीप्लाई इसमें जब माइनस माइनस में होगा तो प्लस हो जाएगा। अब क्या करेंगे, सेम काम, प्लस कर देंगे, यहाँ माइनस कर देंगे। ओके, ये दोनों खत्म हो गया। अब देखिए माइनस एक्स माइनस 2x प्लस 2। ओके, अब देखिए एक चीज करते हैं, यहाँ पर क्या है, आप कहेंगे x, यहाँ पर क्या है x, माइनस 2, तो जाहिर सी बात है माइनस 2 को ले लीजिए। तो जैसे माइनस 2 लिए तो यहाँ से आ जाएगा माइनस 2x और प्लस 2 आ गया। चिन्ह बदलेंगे, पॉजिटिव निगेटिव, खत्म, शेष पर आ गया 0। ओके, अब इतना करने के बाद आपको क्या करना है, इसको गुणनखंड करना है। जो भी बचेगा हमेशा ऐसा मिलेगा कि आप गुणनखंड कर सके। अब इसका गुणनखंड कैसे होगा, हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पर क्या है, द्विघात है, और द्विघात है तो गुणनखंड कर सकते हैं। कैसे करेंगे, 2 है, खंड घटाने पर मिलेगा, तो x² माइनस 2 माइनस 1 x माइनस 2, 2 में से 1 गया 1, 2 1 कम 2, तो यहाँ से आ गया देखिए x² माइनस 2x प्लस x माइनस 2। ओके, कॉमन लेंगे, x माइनस 2 प्लस 1 x माइनस 2, तो यहाँ से आया कितना, x प्लस 1 x माइनस 2। तो अब ये बताइए इसका जो है इस त्रिघात का कौन सा खंड मिला, आप कहेंगे 3 खंड मिला, कौन कौन सा, देखिए एक x माइनस 1, दूसरा x प्लस 1, तीसरा x माइनस 2। देखिए ये खंड मिल गया ना। तो इस प्रकार से हम पूरे का हमेशा करते हैं, इसको बोलते हैं भाग विधि, भाग विधि। अब हम दूसरा यहीं पर लगे हाथ देख लेते हैं, भाग विधि हो गया। अब दूसरा हम देखेंगे यहाँ पर क्या, गुणनखंड विधि या गुणन विधि लिखते हैं हम इसे, ठीक है। गुणन विधि क्या होता है, कैसे करते हैं, ये तो बात है ना, कठिन है, तो करेंगे कैसे देखते हैं। देखिए करना क्या है, पहले आप जो भी इसका है x³ माइनस 2x² माइनस x प्लस 2, ये चीज है, ऐसे सिंपल लिखा है। वैसे ही हमको आसान लगता है, इसीलिए मैं इसको बता देता हूँ। आप लोग अभी जब इसको बता देंगे तो खुद कहेंगे हाँ ये भी आसान है, कर ले जाएंगे। करना क्या है, देखिए ये है, तो कुछ तो शुरुआत चाहिए भाई। तो शुरुआत के लिए क्या करेंगे हम, सिंपल काम, देखेंगे कि किस अंक पर ये 0 हो रहा है। किस अंक पर 0 का मतलब यहाँ तक का फॉर्मेट सेम है, यहाँ तक का फॉर्मेट एकदम सेम है। क्या करेंगे, जो भी है किस पे 0 हो रहा है, आप कहेंगे x बराबर 1 पर, तो इसको लिख सकते हैं x माइनस 1। अब ये मत कहिएगा ये कहाँ से आया, यहाँ 0 हो रहा था इसलिए लिखा गया है। तो x माइनस 1 पर अगर 0 हो रहा है, अब क्या करेंगे, देखिए इसको अब उतारते हैं, तो यहाँ पर आएगा देखिए x³ माइनस 2x² माइनस x प्लस 2। अब आपको ध्यानपूर्वक करना कैसे, इसको समझिए। x³ है, हमको क्या कॉमन लिया जाए कि x माइनस, देखिए क्या चीज हम इसमें से कॉमन ले लें कि x बच जाए। आप कहेंगे x² ले लीजिए कॉमन, तो जैसे ही हम x² को कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, आप कहेंगे, देखिए ध्यान दीजिएगा, ध्यान क्या देना है, अब पूरे में मत ले लीजिएगा कॉमन, दो में लेना है केवल, यही इसमें डिफरेंस है। जब 2 में हम कॉमन लिए x², अब यहाँ पर शांति मार के x माइनस 1 लिख देना है, तुरंत लिख देना है, कुछ पूछना नहीं है, जो भी अंक रहेगा वही लिख देना है। ओके, अब देखिए, अब मैं ये देख रहा हूं कि अगर मैं इसको गुणा करूं
तो एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर इतना ना आ रहा है, माइनस एक्स स्क्वायर आ रहा है, लेकिन हमको चाहिए क्या, यहाँ पर 2x स्क्वायर है। तो क्या चीज़ हम करें, तो आप कहेंगे सिंपल काम, माइनस एक्स स्क्वायर को और ऐड कर दीजिए। माइनस एक्स स्क्वायर को जब ऐड कर देंगे तो एक्स स्क्वायर का इसमें माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर हो गया। ओके, और ऊपर का उतार लीजिए। ठीक है, अब उसके आगे क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर एक्स माइनस 1। अब यहां पर क्या करेंगे, क्या चीज कॉमन लेंगे, आप कहेंगे कि माइनस एक्स कॉमन लेते हैं। तो जैसे ही हम माइनस एक्स को कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, आप कहेंगे बचे चाहे ना बचे, पहले एक्स माइनस 1 उतार लो। तो जैसे हम एक्स माइनस 1 को उतारेंगे तो आप कहेंगे देखिए इसका मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस एक्स स्क्वायर, इसका मल्टीप्लाई इसमें हुआ तो प्लस एक्स हो रहा है। क्या हो रहा है, माइनस एक्स का इसमें जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, आप कहेंगे माइनस माइनस प्लस, ये तो प्लस एक्स हो रहा है। तो अगर प्लस एक्स हो रहा है और हमको निगेटिव में माइनस एक्स लाना है तो कितना जोड़ना पड़ेगा, आप कहेंगे माइनस 2x कर दीजिए। कैसे हुआ बताते हैं, माइनस का मल्टीप्लाई इसके माइनस में हुआ तो प्लस एक्स हुआ, प्लस एक्स माइनस 2x माइनस एक्स होता है, और यहाँ पर प्लस 2 है ही। तो अब क्या, अब फिर आगे आते हैं एक लाइन, एक्स स्क्वायर एक्स माइनस 1 माइनस एक्स माइनस 1 माइनस 2 को कॉमन लेंगे तो एक्स माइनस 1 बच जाएगा। अब तो सब बवाल खत्म हो गया। और ये प्रोसेस कब तक करेंगे, जब तक कि सब कुछ खत्म हो जाए। अब मैं ये देख रहा हूँ कि तीनों में एक्स माइनस 1 कॉमन है, तो एक्स माइनस 1 कॉमन लिया गया, बचा क्या एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2। यही चीज आया कि नहीं, आया ना। तो ऐसे ही होता है, सब कुछ एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो अब क्या, अब यहाँ से मैं डायरेक्टली लिख दूंगा x माइनस 1, और जब इसे खंड करेंगे तो क्या क्या मिलेगा, x प्लस 1 x माइनस 2। ठीक, इस प्रकार से मैं ये देख रहा हूँ कि यहाँ पर इसका आंसर आ गया। तो अब देखिए आप लोगों को तरसना नहीं है, आप लोगों के लिए सब कुछ, दोनों मेथड, गुणनखंड से भाग विधि, सब कुछ बताया जा चुका। और वैसे भी अगर देखा जाए तो इतना आप लोगों को नहीं जानना है, इतना नहीं जानना है। ये सब पहले के जब सिलेबस था, हम लोग जब पढ़े थे तो उस टाइम में बहुत ज़्यादा था। इस टाइम में क्या किया, सब धीरे धीरे निकाल दिया जा रहा है। तो लेकिन भाग वक्त तो आना चाहिए ना भाई, ये बेसिक है। अब इसके बाद से तो पढ़ाया जाना है नहीं भाग, मैथ से इंटर में है भाग नहीं बताया जाएगा, बीएससी में है नहीं बताया जाएगा, बीटेक में है नहीं बताया जाएगा, खुद आपको जानना है। तो इसलिए आप लोग 9th से बेस को मजबूत बनाते चलिए। ओके, तो यहाँ पर मैं ये देख रहा हूँ कि सेम इसी प्रोसेस से, ये तो भैया हम तो बता ही दिए, ये मैं बता दिया। अब देखिए आपको करना क्या है, मैं इसका 1 2 3 3 नंबर मैं डाल रहा हूँ, और ये तो इसको नहीं। आप लोगों को 1 2 3 में से जो भी प्रश्न नहीं आएगा कीजिएगा, जो भी प्रश्न नहीं आएगा। अब आप कहेंगे कि कीजिएगा कह दिए तो हमको कैसे पता चलेगा सही है, आइडिया। यहाँ से वैल्यू निकालिए, 1 माइनस 1 2। अब आप देखेंगे कि इन प्रत्येक वैल्यू पर इस बहुपद का मान 0 होगा। तो ऐसे ही आप लोग प्रूव कर लीजिएगा। तो आपको करना क्या है, तीनों में से जो भी आपको नहीं आएगा आप लोग यही कर दीजिएगा, कमेंट में कर दीजिएगा कि क्वेश्चन नंबर 1 बता दीजिए, या फिर बताना है। ठीक, कुछ भी आप कर दीजिएगा, या डायरेक्टली लिख दीजिएगा क्वेश्चन नंबर 1 नहीं आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 नहीं आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 नहीं आ रहा है। अब ये मत कहिएगा कि 1 2 3 तीनों नहीं आ रहा है, तो फिर हमको एक लेक्चर लेना पड़ेगा। ओके, तो आप लोगों का लेक्चर होता है खत्म। इतना करने के बाद आप लोग उदाहरण 6 से लेकर 10 तक के आंख मूंद कर सकते हैं, हमको नहीं कुछ पूछना है। ओके, अब आप लोगों का कल लेक्चर जब आएगा तो वहां पर हम लाएंगे आप लोगों का बीजीय सरल समीकरण। आप कहेंगे ये क्या होता है, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर। आप लोग बचपन का है 8 में कहीं देखे होंगे। तो खैर कोई नहीं, चलते हैं, मिलते हैं फिर कल के लेक्चर में, और जो भी समस्या हो आप लोग उसको बता सकते हैं। ओके, धन्यवाद।